हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आपको ये बात पता है कि बेयर एक्ट की सीरीज चल रही है और उस सिलसिले में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 5 पूरा नहीं डिस्कस हो पाएगा, बट आज का टारगेट रहेगा फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62, ठीक है, जिसमें मुख्यतः प्रेसिडेंट के ऊपर चर्चा होगी। प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में, उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में, उनके इम्पीचमेंट के बारे में, उनके इलेक्शन से रिलेटेड, उनके ओथ से रिलेटेड, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक और बात, इससे पहले आर्टिकल 51A तक हम पढ़ चुके हैं और हम क्लॉज बाय क्लॉज हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ ये भी हम बताते हैं कि कौन सा एग्जाम में आएगा, क्या एग्जाम में आ चुका है, किसकी संभावना है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे आर्टिकल 52 की तरफ। तो एग्जाम में अगर सीधा पूछ दे आपसे, एग्जाम में अगर आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछ दे कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का प्रेसिडेंट होना चाहिए, होना ही चाहिए। शैल मतलब होना ही चाहिए, शैल का मतलब होता है होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट की ऑफिस कभी खाली नहीं रहती है, उनका वैकेंट कभी ऑफिस नहीं रहता है। वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट साहब तो भी एज ए टेम्पररी टाइम के लिए प्रेसिडेंट बने रहते हैं, ये बात आपको पता होगी। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि प्रेसिडेंट का ऑफिस जब वैकेंट होगा तो क्या क्या उसमें कंडीशंस आएंगी, ये सब भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन देयर शैल बी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, सॉरी, तो भारत का प्रेसिडेंट होना चाहिए, इसमें डाउट नहीं है आपको। तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 52। तो इसको तो अपने नोट में लिख लो कि ये इंपॉर्टेंट है। इसको नोट बना के शॉर्ट नोट में लिख लो ऐसे ही कि आर्टिकल 52 तो अपने को भूलना नहीं है। आर्टिकल 52 सीधी सीधी बात करता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें कुछ समझाने के लिए भी नहीं है, और होना ही चाहिए। सीधा बोल रहा हूँ, होना ही चाहिए। आगे बस क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। भाई भारत जैसे रिपब्लिक कंट्री में, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट अगर है, क्योंकि ही इज कॉल्ड एज हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब, यहाँ पे स्टेट का मतलब मैं कंट्री से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। एग्जीक्यूटिव पावर की बात यहां पे करते हैं। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। इसके ऊपर तो हजारों लाखों बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, स्टेटमेंट यही दिया जाता है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। और क्वेश्चन में क्या देते हैं? क्वेश्चन में प्रेसिडेंट की जगह पीएम दे देते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाता है। और ये आपने पीआईक्यूज में देखे होंगे, ऐसा नहीं है, मेरा अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं मैं। और आपको एग्जाम में अगर आपने पीआईक्यू, एग्जाम से पहले अगर आपने पीआईक्यू सॉल्व किए होंगे तो आपको मिलेगा भी। एंड शैल एक्सरसाइज बाय हिम, या वो अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर है खुद से एक्सरसाइज करें, या आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। या तो खुद से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर अपने अंडर जो भी ऑफिसर है उसको दे सकते हैं कि भाई मेरे बिहाफ में आपको ये साइन विन करनी है। देखो यार, सिंपल सी बात, आप देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को। जो आपने अगर स्कूल में आप अटेंड करने जाते होंगे, स्कूल आपने अटेंड किया होगा, आप स्कूल में पढ़े होंगे, तो प्रिंसिपल साहब सबसे बड़े होते हैं, प्रिंसिपल साहिबा सबसे बड़ी होती हैं। मेरे इधर तो प्रिंसिपल मैडम थी, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल मैडम से सारे साइन नहीं कराते थे हम किससे कराते थे? मैंने तो स्कूल में पढ़ाया भी है, तो मैं सारी साइन प्रिंसिपल मैम से साइन नहीं कराता था। मैं जो उनका एग्जीक्यूटिव ईए था, एग्जीक्यूटिव क्या था वो पता नहीं, जो भी था, तो पीए ईए थे, एग्जीक्यूटिव थे वो, तो उनसे मैं साइन कराता था। उनसे अच्छी दोस्ती भी हो रखी थी मेरी जब मैं स्कूल में पढ़ाता था। तो सारी चीज़ें प्रिंसिपल मैम तक जाती भी नहीं थी। वो क्या बोलते थे, लो मैं स्टैम्प मार देता हूँ, और प्रॉपर स्टैम्प में मैम की सिग्नेचर सब होता था, ठीक है। तो मैम के बिहाफ में ये ने काम किया, लेकिन नाम किसका है? मैम का है, कि मैम की सिग्नेचर है, मैम की परमिशन है। बहुत टाइम पे तो जो मेरी छुट्टी के मेल होते थे, मैं बोलता था कि यार मेरे को छुट्टी चाहिए, मैं मेल डालता हूँ, तो मैं, वो बोलते थे, ये साहब बोलते थे कि यार मुझे ही भेज दो, मैं ही, मतलब प्रिंसिपल के नाम पे भेजो, लेकिन अप्रूव तो मैं ही करूँगा, क्योंकि ये के पास ये को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो करने की, क्योंकि प्रिंसिपल मैम को इतना टाइम नहीं है कि सब चीज़ें पढ़े, ठीक है। बहुत अगर बहुत ज़रूरी है तो ये को भी लगता है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, तो वो ट्रांसफर करेगा प्रिंसिपल मैम को। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इसका वही मतलब है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स है यूनियन की सिग्नेचर देने की, और वो खुद से एक्सरसाइज करे या फिर सबऑर्डिनेट उनके कोई ऑफिसर है उसके थ्रू एक्सरसाइज करवाए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर कट है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ओके। अगली लाइन क्या बोली है, आपने बात पढ़ी भी होगी। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस
द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। हम बोलते हैं ना कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है, तो अगर आपसे पूछ दो कौन से आर्टिकल में लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का, तो आप क्या बताएंगे कौन सा आर्टिकल में होता है? दैट इज आर्टिकल नंबर 53 क्लॉज 2। चलो क्लॉज 2 तो आपको याद नहीं रहेगा, बट क्या होगा? दैट इज 53 आर्टिकल नंबर 53, ठीक है। शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ। लेकिन हाँ, क्या अभी क्वेश्चन यही है ना, यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, तो क्या अपने हिसाब से सारे डिसीजन ले सकते क्या? नहीं। अगेन क्या है, डिसीजंस आर रेगुलेटेड, हिज पावर्स आर रेगुलेटेड एज पर द लॉ, लॉ के हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट साहब कोई भी डिसीजन ले लेंगे कि चलो आज वॉर करते हैं, आज पीस स्थापित करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो भी जैसे डिफेंस फोर्सेस में कौन कौन आता है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये डेफिनेशन दिमाग में रखना। डिफेंस फोर्सेस का मतलब है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। इसको बिल्कुल इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड क्लॉज क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल, नथिंग इन दिस आर्टिकल मतलब आर्टिकल नंबर 53, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू बी ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एनी फंक्शन कन्फर्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग लॉ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अदर अथॉरिटी। तो देखो आर्टिकल 53 में बातें क्लियरली बोली गई हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, ये आपने ऑलरेडी देख लिया ऊपर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, बट इट डज नॉट मीन दैट एवरी एग्जीक्यूटिव फंक्शन मेंशन्ड एनीवेयर इन द इंडियन लॉ ऑटोमेटिकली बिकम द प्रेसिडेंट फंक्शन। इसकी सीधी बात ये है यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनो कि जैसे और भी बहुत जगह पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बनाई गई है ना, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को, किसी और अथॉरिटी को वहाँ पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बनाया गया है, ठीक है। तो वही बोला गया है कि ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कोई और है। तो इसका ये मतलब नहीं है आर्टिकल 53 के तहत कि हर जगह प्रेसिडेंट साहब भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहेंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्टली उन्हीं को बना दिया जाएगा, ओके। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है। सो आर्टिकल 53 डज नॉट ट्रांसफर ऑल द इश्यूज पर्टिकुलरली टू द प्रेसिडेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल समझाता हूं मैं, जैसे समझिए लाइसेंस इशू करने का पावर किसके पास है? आपको गाड़ी का लाइसेंस इशू करने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अब एक बात को समझिए कि अब क्या लाइसेंस प्रेसिडेंट साहब इशू करेंगे? मुझे बताइए, प्रेसिडेंट साहब इशू करेंगे? कुछ सोच के देखिए, नहीं करेंगे ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे अथॉरिटी। तो इसका वही कहने का मतलब है कि सारे के सारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनके हाथ में डायरेक्टली नहीं चले जाएंगे, ठीक है। इवन आर्टिकल 53 सेज कि यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट सिंपली कैन नॉट टेक ऑल अदर फंक्शंस, ठीक है। तो ये बात समझिए जरा, प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम कन्फरिंग बाय लॉ फंक्शन ऑन अथॉरिटी अदर देन द प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट को पावर दी गई है, देखो पार्लियामेंट, देखो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, इसको ऐसे जोड़ के पढ़िए, ऐसा नहीं किसी आधा अधूरा पढ़िए, ऊपर की लाइन पढ़िए, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम कन्फर्मिंग बाय लॉ फंक्शन और अथॉरिटी अदर देन प्रेसिडेंट। मतलब पार्लियामेंट को कोई रोक नहीं रहा है, कोई प्रिवेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये पूरी पावर है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव फंक्शन वो प्रेसिडेंट के अलावा किसी और को भी दे सकती है। समझ में आई बात? मतलब पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, दैट पार्लियामेंट, ये जो एग्जीक्यूटिव पावर से यहाँ पे बोल रहे हैं ना हम कि सारे एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथों से जाती है, प्रेसिडेंट ही हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं, सही बात है। लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट के अलावा किसी और को भी दे सकती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अगर प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन मतलब किसी को और को ट्रांसफर कर सकता है, किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो कौन करेगा? ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ऑलरेडी आर्टिकल 53 क्लॉज 3 में, क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में लिखा हुआ है, ठीक है। इवन आर्टिकल 53 क्लॉज 1 सेज कि एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की प्रेसिडेंट के हाथों में है, लेकिन आर्टिकल 53 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट उस एग्जीक्यूटिव पावर को किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास दे सकती है और उसके लिए उसे कोई रोकेगा नहीं। नथिंग शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट, सीधी बात है। तो समझ में आई बात आपके लिए? ओके, तो ये बात बहुत बहुत क्लियरली दिमाग में रखनी है, ओके। इसको वैसे ही दिमाग में समझ के रखना है, ठीक है। तो आपके लिए, और डिफेंस फोर्सेस का हेड होता है तो आपको ऑलरेडी पता है,
तो इसका मतलब डिफेंस फोर्सेस का हेड किसी और को भी बनाया जा सकता है एज पर आर्टिकल 53 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। सिंपल सी बात है ना, इसमें और क्या सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप इसको जरा पढ़िए। ठीक है, ये बहुत टाइम पे आप कहीं ना कहीं इसमें मिस कर देते हैं इन द लक्ष्मीकांत। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 तो बच्चों को याद ही रहता है कि आर्टिकल 54 यहाँ पे बात करता है रिलेटेड टू द इलेक्शन एंड आर्टिकल 55 बात करता है इन विच मैनर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड। ठीक है, तो दोनों बहुत इंटरलिंक्ड है। ओके, जरा समझते हैं। इलेक्शन, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग, अभी तो सबको रटा है। कौन कौन है उनके इलेक्टोरल कॉलेज में? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे नॉमिनेटेड नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं चाहिए। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, जितने भी स्टेट है उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो पूरी तरह बाहर रखा है, क्योंकि 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनको पूरी तरह बाहर रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। एंड इवन आपको बता दो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अभी एग्जाम्पल के लिए कोई अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ भी नहीं रहा है। कोई सीएम यहाँ पे नॉमिनेटेड है क्या जो एमएलसी हो? जैसे अभी चलो पवन सिंह है, पवन सिंह आजकल बने हैं एमएलसी। पवन सिंह आप जानते होंगे, हमारे पावर स्टार पवन सिंह। ठीक है, क्या बने हैं? एमएलसी बने हैं ना। बिहार में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बने हैं। ठीक है, लेकिन नाच गाना बहुत चलता है उनका, मस्त चलता है। ठीक है, तो पवन सिंह जी बने हैं एमएलसी। अभी तो आजकल कौन सा भोजपुरिया बवाल चल रहा है ना, हॉटस्टार पे, उस पर आ रहे हैं आजकल। तो अब मुझे बताइए, क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि एमएलसी यहाँ पे किसी भी तरीके से, ऑल्दो मतलब क्या बोलते हैं, नॉमिनेटेड ही है वो, लेकिन नहीं, इलेक्शन हुआ था, नहीं इलेक्शन हुआ, सॉरी इलेक्शन हुआ वो। ठीक है, इलेक्शन हुआ उनका, तो किसी भी तरीके से एमएलसी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, और in this article, in article 55, state includes the national capital territory of Delhi and the पुडुचेरी of the। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ पे पुडुचेरी और इसको भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे वही पार्ट बताना चाहते हैं कि पुडुचेरी एंड दिल्ली की भी लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे पार्ट ले सकते हैं, उनकी इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और इसको कब ऐड किया गया था? आर्टिकल, सॉरी, ये जो कौन सा अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया था? अमेंडमेंट नंबर 70 के बाद इसको ऐड किया गया था, पहले ऐसा नहीं था। अभी देखिए 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसके तहत दिल्ली एंड पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स कैन आल्सो टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, बट क्या यहाँ पे जेएनके है? जेएनके नहीं है, अभी तक जेएनके को इसमें ऐड नहीं किया गया है। ये रिसेंट वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पुराना कोई कॉपी लेके आया हूँ, नहीं, ये नई वाली कॉपी है। ठीक है, कोई पुरानी कॉपी नहीं आई है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। ये तो हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कौन से मैनर में उनका इलेक्शन होगा? एज फार एज प्रैक्टिसेबल देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट एट द इलेक्शनल। कोशिश तो वही की जाती है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी रहे, मतलब वोटिंग में। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स की साइज अलग है, मेंबर का मेरे ख्याल मेंबर की काउंटिंग अलग है, सब चीज़ अलग है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे यहाँ पे। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग द स्टेट्स इंटर्स as well as the parity between the state as a whole and the union and the number of the votes which each elected member of the parliament and the legislative assembly of each state is entitled to cast at such elections shall be determined in the following manner। देखिए, इसका फॉर्मूला लिख के बताता हूँ आपको, यही वाला, ऐसे समझेगा नहीं आपको, इसका चुपचाप से फॉर्मूला लिख देंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसी फॉर्मूले को इन्होंने शब्दों में लिखा है, और ऊपर जो लिखा है यहाँ पे कि यूनिफॉर्मिटी हम बनाना चाहते हैं वोट्स में, नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ द वोट्स में, जो एमएलए और एमपी के वोट्स हो। ठीक है, हम वो चाहते हैं यहाँ पे। आपको एक नोट में चीज़ें लिख लो, इसको नोट में लिख लो आप थोड़ा सा। द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ईच एमपी इज सेम इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में जब वोट डालते हैं तो वोट की वैल्यू उनकी सेम होती है। ठीक है, वोट वैल्यू लिख दो, सॉरी, द वोट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वोट्स। ठीक है, नंबर नहीं होना चाहिए, वैल्यू ऑफ वोट्स यहाँ पे सेम होती है। ठीक है, तो इस बात का आप भूले नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस ए को कैसे बताया जाए। वैसे आपके लक्ष्मीकांत में इसको फॉर्मूला लिखे दिया हुआ है। देखिए, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट शैल हैव एज मेनी वोट्स
as there are multiples of 1000 in the question obtained by dividing the population of the state by the total number of elected member of the assembly। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, इंटू 1000 है ना भैया, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, देखते हैं क्या है। 1000 ऐसे, चलो इसको समझते हैं, मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं इसको जरा। एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट शैल हैव अ मेनी वोट्स एज देयर हैव मल्टीपल्स ऑफ 1000 इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मतलब नीचे आएगा ना, फिर तो क्वेश्चन ही होगा ना, ऐसे आएगा। क्वेश्चन तो ये रहता है, ऐसे हम डिवाइड करते हैं ना, तो क्वेश्चन तो ये होता है ना, ये होता है, तो ये यहाँ पे आएगा। थोड़ी बहुत अपने को अंग्रेजी आती है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक बोल लेते हैं। ऑब्टेन बाई डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, तो ये पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट हो गया यहाँ पे, ऊपर हमने लिख दिया डिवाइड पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो भी हैं, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर जो हैं, एमएलए हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट अपॉन इलेक्टेड मेंबर्स इनटू 1/1000, वही है ना क्वेश्चन में, मतलब जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको अगेन 1000 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब वही होता है, ये क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे, जो भी वैल्यू आती पॉपुलेशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, उसको आप 1000 से अगेन डिवाइड करोगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू द वोट ऑफ अ 1 एमएलए, ठीक है। ऐसी बात है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इफ आफ्टर टेकिंग द सेड मल्टीपल्स ऑफ द 1000, एग्जाम में पूछते हैं, आपको लग रहा होगा मजा, ये जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बातें बोल दी हैं तो पूछते हैं कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू का डेफिनेशन क्या है, ये बताइए। एग्जाम में सीधा पूछते हैं वो लोग, और वो लोग सीधा मैथमेटिकल टर्म नहीं लिखते, तुमको लगता होगा मैथमेटिकल टर्म, वो सीधा अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल टर्म को अंग्रेजी में लिखना और अंग्रेजी को मैथमेटिकल टर्म में लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मजाक में मत लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, तो मतलब वैल्यू ऑफ ईच एमएलए, चलो लिख देता हूं मैं, वैल्यू ऑफ ईच एमएलए का वोट कितना होगा, वैल्यू ऑफ ईच एमएलए वोट कितना होगा यहाँ पे, पॉपुलेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पॉपुलेशन अपॉन इलेक्टेड मेंबर्स, एमएलए लिख दो, इलेक्टेड एमएलए लिख दो, इनटू 1/1000, ये होगा यहाँ पे, ये एक वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, ओके। If after taking the said multiples of 1000, the remainder is not less than 500, then the vote of each member is referred to in subclause A shall be further increased by 1। मतलब बोला है कि अगर रिमाइंडर इसका आता है, if remainder is 500 or more, 500 और not less than 500 or more, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसमें एक और ऐड कर देंगे, ओके। जैसे बताता हूँ, सपोज बताता हूँ मैं कैसे होगा। सपोज आपने कैलकुलेशन यहाँ पे किया, देखिए आपने ऐसे डिवाइड किया ना यहाँ पे, तो ये आई थिंक इस साइड जो भी आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 125 आया है, मतलब अब ये तो ऑफकोर्स इससे कम आया ना, 500 से कम आया है, ठीक है। और रिमाइंडर में जो भी समझ लो कुछ तो भी आ गया, रिमाइंडर में कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। रिमाइंडर में यहाँ पे लेस देन क्या आया, लेस देन 500 आया अगर, ठीक है, लेस देन अगर 500 आया तो वोट की वैल्यू क्या होगी, 125 + 1 हो जाएगी यहाँ पे, वही बात बोली यहाँ पे, ठीक है। तो वोट वैल्यू 126 मान ली जाएगी, ऐसी बात है। If after taking the said multiples of 1000, the remainder is not less than 500, अगर not less than 500 आता है, not less than 500 सॉरी, तो 600 होगा ना, सॉरी नॉट लेस देन 500 क्या होता है, तो अगर 600 आया, सॉरी अगर नॉट लेस देन 500 होता है, 600 700 जो भी आया, तो यहाँ पे +1 कर लिया। तो मुझे लगता है एक बार वापस बता दूँ जरा मैं, ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूज आ गया था मैं भी, ठीक है। जरा इसको वापस समझा देता हूँ मैं, इस लाइन का मतलब क्या है। देखिए वोट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, एक बार समझ लीजिए जरा, कि जो भी वैल्यू यहाँ पे हम डिवाइड करके ला रहे हैं, अगर मान लीजिए अपने 1000 से जब आखिरी में डिवाइड कर रहे हैं ना आप यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए जो भी वैल्यू 160 130 वैल्यू आई, उससे मतलब नहीं, इसका यहाँ पे लेन देन नहीं है। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, अगर रिमाइंडर अगर नॉट लेस देन 500 है, नॉट लेस देन 500 मतलब अगर मान लीजिए 900 आया है, क्या है 900 आया है, तो उन्होंने क्या बोला है कि वोट में हम क्या करेंगे, 130 + 1 कर लेंगे, ठीक है। 131 एक एमएलए की वोट क्या हो जाएगी, 131 हो जाएगी, ठीक है। सीधी बात ये की गई है। अगर इससे कम आता है, अगर 500 से कम है तो फिर तो यही माना जाएगा, सिंपल सी बात है, जो 130 है वही माना जाएगा। 500 से अगर ज़्यादा है तो 130 + 1 131 हो जाएगी एक एमएलए की वोट, ठीक है। फिर रिमाइंडर अगर लेस देन 500 है तो फिर इसको इग्नोर कर दो आप, मतलब वही जो आपका ये वैल्यू है जो आया है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट इसको कहते हैं, क्वोशंट इसको डिविडेंड कहते हैं ना, और उसको डिवाइजर कहते हैं, क्या कहते हैं यार पता नहीं, छोड़ो, थोड़ा अभी दिमाग इतना भी क्लियर नहीं है। चलो बचपन में पढ़ा था, 6ठी क्लास में पढ़ा था, 7वीं में पढ़ा था, किसको याद है इतना, और मैथमेटिक्स से हमारा उतना कुछ खास रहा नहीं है वास्ता, ठीक है। मतलब 10वीं 12वीं तक रहा है, उसके बाद हमने मैथमेटिक्स को टाटा बाय बाय किया है, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं एमपी की वोट।
Each elected member of the either house of the parliament shall have the such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the member of legislative assembly of the state under subclause A and B by the total number of elected members of both the house of the parliament। देखो सीधी बात है, एक एमपी का वोट मैंने क्या बोला कि सेम रहता है, हर एक एमपी का वोट यहाँ पे सेम रहता है। क्या फॉर्मूला है उसके लिए? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलए के जितने भी वोट हैं सब यहाँ पे टोटल कर दिए, डिवाइड बाई एमपीस, कितने एमपीस है उससे डिवाइड कर दो, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आएगा ही। तो दैट इज और सबके सारे एमपी का वोट वही होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ ईच एमपी। इसीलिए एक नोट डाउन कर लो, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच इलेक्टेड एमपी सेम इज इक्वल। ठीक है, ये बात है यहाँ पे, तो यही बात दी है यहाँ पे। और किस तरह से इनका इलेक्शन होता है? इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट में होती है, तो सबको पता है। ठीक है, दुनियादारी को दिखा के थोड़ी होगी। ओके चलिए, और अभी ये तो आपको पता है, ये तो पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट है, ये हम डिलिमिटेशन कमीशन जब करेंगे तो उसको समझा देंगे। ठीक है, तो आपको जो ऊपर जो वोट की वैल्यू था, जरा एक बार वापस इसको देखिएगा, समझिएगा, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा कुछ खास इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगर लग रहा होगा तो एक दो बार और पढ़ेंगे, देख लेंगे वीडियो, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इनका ऑफिस कितने दिन का होता है, टर्म ऑफ ऑफिस का इनका क्या डेफिनेशन है, उसको जरा हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। जब अपने ऑफिस में एंटर करेंगे वहां से उनका डेट काउंट होता है। एग्जाम में 1000 बार पूछा है कि उनका जो डेट की काउंटिंग होती है वो कब से काउंटिंग होती है। ठीक है, क्या जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है उसी दिन से काउंटिंग होती है? नहीं, जब वो एंटर करते हैं, जब वो शपथ लेते हैं और अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, वहां से उनके दिन की काउंटिंग होती है, मतलब उनके ड्यूरेशन की काउंटिंग वहां पे की जाती है। ठीक है, द प्रेसिडेंट, अच्छा एग्जाम में वैसे टर्म ऑफ ऑफिस नहीं पूछा जाता है, 5 साल का होता है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है। आर्टिकल में एग्जाम में जरूर पूछा गया है कि आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 किससे डील करते हैं, ये जरूर पूछा गया है। आर्टिकल 54 इलेक्शन से डील करता है, उनके इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 55 किस मैनर में उनका इलेक्शन होगा उसके बारे में बात करता है, कितने वोट होंगे उसके बारे में बात करता है। ठीक है, एक बार जितना आर्टिकल पढ़ेंगे उसका रिवीजन भी कराएंगे, चिंता मत करिए। आर्टिकल 56 उनके ऑफिस के बारे में बात करता है, कितने साल का रहेगा, क्या रहेगा, क्लियरली लिखा है 5 साल रहेगा, क्लियरली लिखा है, इसमें कोई इफ एंड बट यहाँ पे रखा ही नहीं इन्होंने। देखिए, प्रेसिडेंट रिजाइन कैसे करेंगे, प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट। एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट साहब किसको रिजाइन करेंगे, सो प्रेसिडेंट साहब किसको रिजाइन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। ठीक है, द प्रेसिडेंट मे बाय फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एक ग्राउंड है, कौन सा ग्राउंड है प्रेसिडेंट के लिए, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही ग्राउंड मेंशन है प्रेसिडेंट के लिए, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसको आप इंपीच कर रहे हैं तो इंपीच करने का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल 61 टॉक्स अबाउट द इंपीचमेंट, जो आज हम पढ़ेंगे भी, जो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर। ठीक है, तो एक एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 61 किससे बात करता है, किस बारे में बात करता है। ठीक है, एग्जाम में 1000 बार आ रखा है। इंपीचमेंट के लिए ग्राउंड क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, 56, वैसे तो आर्टिकल 21 में भी मेंशन है। और द प्रेसिडेंट शैल notwithstanding the expiration of his term continue to hold his office until his successor enter upon his office। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि उनका ऑफिस का टेन्योर 5 साल कंप्लीट हो गया है, 5 साल उनका टाइम कंप्लीट हो गया, आपके हिसाब से तो उनको चले जाना चाहिए, लेकिन जो नए वाला सक्सेसर आने वाले हैं, जो नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं, उनका इलेक्शन अब तक हुआ ही नहीं है, उनके इलेक्शन में कोई इशू आ गया, इलेक्शन इनकम्प्लीट है, तो क्या किया जाएगा, जो पुराने वाले अभी प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि नया आ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 52 क्या कहता है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, उनका ऑफिस खाली नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस टर्म को आप कोरिलेट कर सकते हैं आर्टिकल 52 से। बात क्लियर है यहाँ पे? ओके, एनी रेजिग्नेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज ए ऑफ द प्रोविजो ऑफ क्लॉज 1, ये देखो क्लॉज 1 का प्रोविजन ए है, उसके अंदर ऑलरेडी बोला हुआ है कि किसको एड्रेस करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। शैल फोर्थ विथ कम्युनिकेटेड बाय हिम टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। उसको आगे फर्दर किसको कम्युनिकेट किया जाएगा, स्पीकर ऑफ द हाउस को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। सीधी बात, यहाँ पे नो बकवास करने वाली बात लिखी हुई है, बहुत क्लियर कट यहाँ पे बात लिखी हुई है। ठीक है, इसमें कोई डाउट यहाँ पे आपको होना नहीं चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, बट ये ज्यादा करके यही सब पूछा जाता है, ऊपर के 3 क्लॉज पूछे जाते हैं, आपको ऑलरेडी पता भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात की गई है। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, सॉरी, अ पर्सन हु
or who has held office as a president shall subject to the other provisions of this constitution eligible for the re-election। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब तब तक री एलिजिबल हैं जब तक उन्हें भाई खड़ा किया जा रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई उसके ऊपर लिमिटेशन नहीं दी गई है, देयर इज नो सच लिमिटेशन मेंशन, तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। क्यों ऐसी बातें बोली जा रही हैं? क्योंकि यूएसए की जब आप बातें करते हैं तो वहां पे 2 टर्म से ज्यादा आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अगर डोनाल्ड ट्रंप है तो डोनाल्ड ट्रंप अब उसका आखिरी टर्म चालू है, उसके बाद आप प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे वो, और हम चाहते हैं जल्दी खत्म हो जाए उनका टर्म, ठीक है। तो बात वही है यहाँ पे कि आफ्टर 2 टर्म हमारे यहाँ पे इलेक्शन, मतलब क्या बोलते हैं, और यूएसए में आप प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं ऐसी चीज। चलिए अब बात बोलिए क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन कौन बन सकता है प्रेसिडेंट? जो भारत का सिटीजन हो। क्या यहाँ पे लिखा है भारत का सिटीजन बाय बर्थ? ऐसा कुछ मेंशन है? नहीं मेंशन है। क्यों ऐसी बात बोल रहा हूं मैं, क्यों ऐसी बातें बता रहा हूं मैं? क्योंकि यूएसए में ऐसी कंडीशन है कि आपको भारत का सिटीजन होना चाहिए बाय बर्थ, बाय बर्थ ही होना चाहिए और कोई नहीं। अगर बाय बर्थ है तभी आप यूएसए के सिटीजन, यूएसए के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। जैसे कमला हैरिस जो थी वो वाइस प्रेसिडेंट क्यों बन पाई? क्योंकि वहीं पे उनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये बाय बर्थ वाला क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे सिर्फ लिखा है यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आप कैसे सिटीजन ऑफ इंडिया बने हैं? आप पहले इलीगल इमिग्रेंट थे, बाद में सिटीजन बने, ये अलग कहानी है, ठीक है। सिर्फ सिटीजन होना चाहिए आपको। हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर एंड क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा। आप लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ये 3 कंडीशन यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपके लिए होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने की मतलब क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं और आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अ पर्सन शैल नॉट एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे बताइए क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन तो है, लेकिन क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड है क्या हमारे यहाँ पे? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ओके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे? अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और एनी लोकल अथॉरिटी, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी सेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन डिफाइन करेगा? जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, सरकार है, वो यहाँ पे डिफाइन करेगी। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। तो अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर आपने कोई भी, जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप, मान एक एग्जांपल देता हूं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो क्या आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं? इससे पहले आपको वाइस प्रेसिडेंट के पद से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। एक एग्जांपल आपको देकर समझाता हूं मैं। वीवी गिरी जो थे, उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन दिया था। He was a vice president in 1967 and when जाकिर हुसैन then president died, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई, तो वीवी गिरी ने रिजाइन दिया और प्रेसिडेंट के पद के लिए लड़े और जीते भी वैसे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे इन्होंने वही समझाने की बात की कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए एग्जाम्पल्स क्या क्या है। जैसे गवर्नर की पोस्ट आपके पास है तो आप वहां से रिजाइन देंगे, ठीक है, तब जाके आप प्रेसिडेंट के पद के लिए लड़ाई करेंगे। कंडीशन क्या है प्रेसिडेंट ऑफिस की? President shall not be member of either house of the parliament of or a house of legislature of any state। बच्चा जानता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। If a member of either house of the parliament or a house of a legislature of any state be elected president, he shall be deemed to have a vacate his seat in that house on the date he enter upon his office as a president। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि इलेक्शन में जीत गया और वो ऑलरेडी एमपी और एमएलए है, तो जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करेगा, प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करेगा, उस दिन उसे अपना पद त्याग देना पड़ेगा। मतलब अपना पद को छोड़ देना पड़ेगा, अपने पद को, जो एमपी और एमएलए का पद था उसे त्याग देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन कौन डिफाइन करेगा? सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अभी तक डिफाइंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। द प्रेसिडेंट शैल एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। कौन सा? प्रेसिडेंट भवन जो हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन यूज करते हैं। एंड शैल बी एंटाइटल्ड टू सच एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पे कि जो इनकी पेमेंट है, प्रिविलेजेस है, कौन डिटरमाइन करेगा? कौन डिटरमाइन करेगा? खुद सोच के बताइए। पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी, और कौन डिटरमाइन करेगा, ठीक है। ओके, और सेकेंड शेड्यूल में आपके ये सब चीजें मेंशन है। वैसे ये तो हम शेड्यूल करेंगे, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स कराए हैं, तो इसमें शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, रिवीजन कराया है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा है, सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा है। तो यहाँ पे क्लियर बात बोली गई कि सेकंड शेड्यूल में जो भी एमोलमेंट्स लिखे, अलाउंसेस लिखे गए हैं, एक बार उनको दे दिए तो उसके बाद उसको आप डिमिनिश नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। सीधी बात बोली गई है, ठीक है। तो बेसिक आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो तो सीधी सीधी लाइन आपको मिल जाती होगी, ठीक है।
ओथ के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओथ के ऊपर सेपरेट एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है इनके कि इनका ओथ कौन लेगा। पहली बात है, इनका ओथ लेगा कौन? इनका ओथ लेगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है तो कोई तो सीनियर मोस्ट जज है वो लेगा, ठीक है, सीधी बात है। सेकंड, क्या इनका ओथ हमारे कौन से शेड्यूल है? ओथ एंड अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल, यस, थर्ड शेड्यूल में मेंशन है क्या? नहीं, इनका ओथ थर्ड शेड्यूल में मेंशन नहीं है। इनकी ओथ के ऊपर डायरेक्टली आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन भी आ रहा है। इनका कौन से आर्टिकल में ओथ है? आर्टिकल नंबर 60, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए, एवरी प्रेसिडेंट and every person acting as a president or discharging the function of the president shall before entering upon his office make and subscribe in the presence of Chief Justice of India or in his absence senior most judge of the Supreme Court available। oath and information क्या देंगे? इनके ओथ में क्या लिखा है देखिए, इन द स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। एग्जाम में ये तक पूछ रखा है, तो एग्जाम में ये तक पूछ रखा है कि किसके नाम पे ओथ ले रहे हैं वो, तो ही इज स्वेयरिंग इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है, एंड आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। तो यहाँ पे ये भी एग्जाम में पूछ रखा है। एग्जाम में मालूम क्या देते हैं? स्वेयरिंग इन द नेम ऑफ गॉड है कि स्वेयरिंग इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? तो हमको क्या लगता है, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे शपथ ली जा रही होगी? नहीं, गॉड के नाम पे लिखा हुआ है सीधा, स्वेयरिंग इन द नेम ऑफ गॉड और आई सोलमनली अफर्म। दोनों ऑप्शन है, लेकिन ये वाले के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बात भी ध्यान देना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जरा स्टॉप लेता हूँ मैं, और आर्टिकल 61 जो कि इम्पीचमेंट है, या तो उसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक को कवर करूंगा, ठीक है। ऑलरेडी इस 31.46 मिनट्स 47 मिनट, ओके। सो इसको मैं आगे कवर करूंगा इम्पीचमेंट से लेके, ठीक है, आर्टिकल 60 से लेके, या 61 अलग से पढ़ा दूंगा मैं, इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस होता है बेयर एक्ट के तहत, और ओके। और उसके बाद आर्टिकल 62 एंड देन आर्टिकल 63 से हम चालू करेंगे अलग वीडियो में, ठीक है, दैट टॉक्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।